21 वीडियो तक आ चुका है, लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास कराया जा चुका है। और अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए। लगभग 8 से 900 क्वेश्चन करा दिया गया है और वो 8-900 क्वेश्चन लगभग 1300-1400 क्वेश्चन के बराबर है। क्योंकि हम वीडियो के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज बताते रहते हैं, तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ANM के अच्छे कैंडिडेट हैं और एक जॉब अपना चाहते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है परमानेंट में, इस हिसाब से पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपका एक जॉब हासिल हो जाए और जीवन आगे बेहतर हो जाए। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं 22वां नंबर की आज वीडियो। इससे पहले 21 तक कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और भी लोग स्टूडेंट हैं, जाके सबको शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। एक अलग लेवल के तैयारी करना है तो प्रकार के। चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। बहुत शानदार प्रश्न देखेंगे, आप लोग समझिएगा। कहता है दक्षिण पूर्व एशियाई का WHO पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया। कहता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का, समझिएगा, समझ गए, साउथ ईस्ट एशिया का WHO का रीजनल जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वह कहाँ पे है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। तो राइट आंसर आपका जो है दिल्ली है। दिल्ली में जो है आपके दक्षिण पूर्व एशिया का WHO का मुख्यालय है। ऐसे आप WHO का हेड क्वार्टर बताइएगा कहाँ पे है। और WHO की स्थापना आप लोग को पता होना चाहिए 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, याद रखिएगा। इसका हेड ऑफिस बताइए कहाँ पे है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है कि एक नॉर्मल वार्ड में, एक जनरल वार्ड में नर्स और मरीज के कितना अनुपात होनी चाहिए। मतलब एक जनरल वार्ड में एक नर्स और पेशेंट का जो रेशियो है कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने पेशेंट पर कितने नर्स होनी चाहिए। जनरल वार्ड की बात कर रहा है। तो एक जनरल वार्ड में आपको समझना चाहिए कि एक जनरल वार्ड जहाँ पे नॉर्मल पेशेंट को इमरजेंसी से शिफ्ट किया जाता है तो वह जनरल वार्ड होता है। उसमें देख रेख में नर्स को रखा जाता है। तो जनरल वार्ड में एक नर्स को 6 पेशेंट के ऊपर रखा जाता है। तो एक रेशियो 6, यानी एक नर्स 6 पेशेंट होता है। और यह जनरल वार्ड में ये चीज़ें होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। अब यहाँ पे एक और ज़बरदस्त प्रश्न है। INC मानकों के अनुसार, मतलब INC जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसके स्टैंडर्ड के अनुसार GNM स्कूल में छात्र और शिक्षक का रेशियो अनुपात कितनी होनी चाहिए। मतलब जो लोग भी GNM किए होंगे तो उस GNM कॉलेज में INC के अनुसार GNM स्कूल में कितने जो है आपको शिक्षक पे कितने जो है कितने स्टूडेंट पर कितने जो है टीचर्स होने चाहिए। तो इनके अनुसार जो है 1:7, 1:7, 1:15, 1:10, 1:20। तो राइट आंसर 1:10 है, यानी एक टीचर और 10 स्टूडेंट, यानी 10 स्टूडेंट पर एक टीचर चाहिए। समझ गए? किसी अगर मान गए कॉलेज में 60 अगर मान गए स्टूडेंट का सीट है GNM का, तो वहाँ पे 6 टीचर होना ही चाहिए। समझ गए? क्लास के टीचर के रूप में। और बाकी जो मैनेजमेंट होता है वो तो अलग होता ही है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, कहता है आपके सामने ही प्रश्न है कि जब विकलांग व्यक्तियों का, समझ गए ना, यानी जो विकलांग व्यक्ति होता है, डिजेबिलिटी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डिजेबिलिटी डे कब मनाया जाता है। विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर नहीं, 15 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर नहीं, 3 दिसंबर राइट आंसर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? आगे एक और अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब है कि इंटरनेशनल जो आपके योगा होता है वह डे कब मनाया जाता है, योगा डे। तो आपको पता होगा 21 जून सही राइट आंसर है। 21 मार्च गलत, 22 अप्रैल गलत, 21 मई गलत। तो 21 जून राइट आंसर होगा योगा डे के रूप में। ओके, आगे देखते हैं। चलिए एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया। कहता है कि भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1983 में पहला जो स्वास्थ्य नीति जो है आपके आया था, उसके बाद जो है आपको जो उस स्वास्थ्य नीति को जो बनाया गया था तो उसको संशोधन 2002 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 2 है, यही राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो संशोधन 2002 है, रिवाइज हेल्थ पॉलिसी 2002 राइट आंसर होगा। ओके, तो ये चीज़ों को, हेल्थ पॉलिसी जो बनाया गया था पहले, उसको 2002 में उसमें कुछ चीज़ें को जोड़ा गया,
संशोधन किया गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन जो है सी। कहता है यहाँ पे एक और ज़बरदस्त प्रश्न है, कुबर को किस रूप में जाना जाता है? कुबर को आपको पता होगा, तो कुबर जो होता है वह आपके पीठ के बैक साइड में जो है पीछे से लेके ऊपर तक कहीं भी जो है वह धंसा हुआ जो है पीछे के तरफ जो है निकला हुआ रहता है, उसी को कुबर कहते हैं। तो उसी को हम लोग घुमावदार कंधा कहते हैं, यही राइट आंसर होगा। हिंदी में घुमावदार कंधा कहते हैं। ओके, आगे चलिए। अच्छा प्रश्न है आपके सामने, कौन से कारण है जो शरीर को दक्षता को प्रभावित करता है? दक्षता मीन्स जो हमारे अंदर योग्यता है, जो दक्ष है, जो इफ़िशियंसी है, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको कम करता है। दक्षता को कौन कम करता है? शारीरिक बनावट कारण, शारीरिक क्रिया का कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, यह सभी। तो अगर ये सभी जो है इसमें आपको शारीरिक दक्षता को कम करते हैं। अगर बनावट सही नहीं होगा तो यह भी कम करेगा, शारीरिक काम अगर ठीक से नहीं करेगा तो वह भी दक्षता को प्रभावित करेगा, और मेंटल अगर ठीक नहीं है तो यह भी प्रॉब्लम करेगा। तो इस पर लिए सभी जो है आपका सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन को समझिए, समझने से ही बहुत चीज़ें क्लियर होगा। ओके, आगे देखिए। आगे है यहाँ पे कहता है मोटापा के क्या कारण होता है? तो विटामिन की कमी, मिनरल की कमी, अधिक कैलोरी का सेवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माय डियर, मोटापा बढ़ने का सबसे जो मेन वजह होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरी का आप जो सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फैट बढ़ेगा और उससे जो है व्यक्ति को मोटापा होता है। बाकी विटामिन मिनरल से कोई लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। ओके, आगे देखिए। आगे है यहाँ पे कहता है श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग जो है वाणी के लिए उत्तरदायी है? अब एक ऐसा भाग होता है जो आपको पता होना चाहिए कि वह श्वसन के क्रिया में भी भूमिका निभाता है और वह जो है बोलने में, खाने में भी भूमिका निभाता है। तो ट्रेकिया यह भी श्वसन प्रणाली का अंग है। नजल कैविटी भी अंग है जिसको हम लोग गुहा, नाक का गुहा कहते हैं। फैरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है यह श्वसन प्रणाली में नहीं होता है। तो बच कौन गया? यह फैरिंग्स। फैरिंग्स जो होता है यह भोजन वाला में भी भूमिका निभाता है और श्वसन में भी यह भूमिका निभाता है। तो इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यही फैरिंग्स ही एक कॉमन होता है दोनों में। समझ गए? आगे चलिए देखते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न फिर से है, फेफड़ों में एलोबोली की अनुमानित संख्या कितनी होती है? मतलब आपको पता है कि जैसे फेफड़ा होता है तो फेफड़ा में जो है ब्रोंकियाई होता है, उसमें गुच्छा के रूप में जो है आपके एलोबोली लगा होता है जिसमें हवा भरा होता है। समझ गए? अब ये जो हवा भरा होता है तो इसमें कितना यह एलोबोली होता है? एक फेफड़े में कितना, फेफड़ों में मतलब दोनों फेफड़ों में मिलाकर कितने जो है आपको एलोबोली होने की संभावना होता है? वायु के स्टक कितने होते हैं? तो माय डियर लगभग यह जो है 600 से लेकर 800 जो है मिलियन की संख्या में होता है। 600 से लेकर 800 मिलियन की संख्या में। तो यहाँ पे 800 भी है, 900 भी है, 1000 है, तीनों नहीं होगा। राइट आंसर 700 होगा, क्योंकि 600 से 800 के बीच में तो 700 ही एवरेज होगा। तो राइट आंसर हमारा यही होगा। ओके, प्रश्न को समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत ही दिक्कत होगा। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा ज्वर है जो मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर समझ गए, यह तो आपको होता ही है मच्छर के द्वारा। मलेरिया भी होता है मच्छर के द्वारा। टाइफाइड नहीं होता है, समझ गए, यह सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और डेंगू भी जो है एजिज एजिप्टाई के कारण होता है, एडिज एजिप्टाई के कारण। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? बाकी मलेरिया जो है आपको बताना है किसके कारण होता है। ओके, आगे चलिए देखते हैं। अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, एक और बढ़िया प्रश्न आया सामने। इसबगोल आप लोग गांव में देखते होइएगा, पैकेट में आता है इसबगोल, सबगोल के भूसी जिसको बोलते हैं। वह जल के साथ लेने से किस रोग से आराम मिलता है? इसबगोल जो भूसी होता है उसको जल में देखते होइएगा, उसको भिगोकर उसमें चीनी या शक्कर डालकर उसको लोग मिला के गर्मी में बहुत लेते हैं। तो यह क्या करता है? पीलिया, फ्लू, डायरिया, इनमें से किसके लिए? तो डायरिया वाले को यह दिया जाता है जिसमें जल की कमी होती है। ओके, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो माय डियर
हेपेटाइटिस ए जो होता है मुख्य रूप से भोजन और जल दोनों के द्वारा होता है। चूँकि यह ओरल फीकल रूट से होता है, तो ओरल और फीकल मतलब मुंह के द्वारा हम लोग भोजन जल दोनों लेते हैं, तो दोनों से फैलेगा, तो इसलिए हमारा जल तो होगा ही और भोजन भी होगा यहाँ पे, समझ गए। तो इसलिए याद रखिएगा। ओके, चलिए। हेपेटाइटिस होता है जो लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को संक्रमित करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और यह बहुत खतरनाक रोग होता है, समझ रहे हैं। कहता है कालाजार रोग किसके द्वारा फैलता है? कालाजार किसके द्वारा फैलता है? एस्केरेसिस, ट्रेपेनोसोमा, समझ गए, लिस्मीनिया बैक्टीरिया। तो माय डियर जो कालाजार होता है यह जो है लिस्मीनिया के द्वारा, लिस्मीनिया एक खुद रोग है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कालाजार, समझ गए, कालाजार, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। आगे कहता है एलर्जी उत्पन्न होती है। एलर्जी किस उत्पन्न होती है? प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया से, ऊपरी श्वसन नाल से, किसी संवेदनशील प्रतिजन से, परागकणों से। तो आपको पता होना चाहिए एलर्जी होता है किसी भी चीज़ों के संपर्क में आने से जो है व्यक्ति उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लगता है, हाइपर सेंसिटिविटी आने लगता है, और वही एलर्जी होता है। मान के हमें धूल से अगर एलर्जी होगा तो जैसे ही हमारे नाक में या हमारे संपर्क में धूल आएगा तो हमारा बॉडी उसके प्रति एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। तो वही जो है किसी संवेदनशील के प्रति जो है होने लगता है और वही एलर्जी होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गई आपका यहाँ। कहता है रुधिर कैंसर मतलब रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? एनीमिया होता है, रक्त की कमी, पॉलीसेस्थेमिया, ल्यूकोमिया। तो ल्यूकोमिया ही जो है हमारा होता है वह रक्त कैंसर कहलाता है। तो ये हो गया हमारा सही। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा होता है? फीमर, यही हमारा राइट आंसर है, फीमर ही सबसे बड़ा होता है। ओके, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। कहता है काइम क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए काइम जो होता है वह हमारे अमाशय में जो भोजन होता है वही को हम लोग काइम कहते हैं। अमाशय में भोजन जो है पचते पचते जो है अलग अलग कलर में बदलता है, तो वही भोजन अमाशय में जब भूरा कलर के हो जाता है एंजाइम मिलने के बाद, तो उसी को हम लोग काइम कहते हैं। यानी अमाशय में पहुंचने वाला जो भोजन रहता है और उसी को जो है अमाशय में जो उपस्थित भोजन होता है उसी को काइम कहते हैं, क्योंकि अमाशय में विभिन्न एंजाइम जो है भोजन के साथ मिलता है और फिर वहाँ पे थोड़ा सा पचने का काम करता है। तो अमाशय में उपस्थित भोजन को ही काइम कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। एक और अच्छा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। इंसुलिन का स्रावन करती है। स्रावन, इंसुलिन का जो स्रावन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन पैंक्रियाज के द्वारा जो है क्या होता है, सीक्रेट किया जाता है। लेकिन पैंक्रियाज में भी अलग अलग जो है सेल होते हैं, अल्फा बीटा। तो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का स्रावन किया जाता है अग्नाशय से, समझ गए। आगे यहाँ पे एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है सिर व गले को रक्त प्रदान करने वाली धमनी क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए गले में जो है हमारा कैरोटिड धमनी होता है, समझ गए। कैरोटिड धमनी, यही हमारा राइट आंसर होगा। यही जो है हमारा गले में होता है और सिर और गले को रक्त प्रदान करता है कैरोटिड धमनी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखिए। कहता है सूंघने में गंध का मतलब कोई भी चीज़ का हम गंध लेते हैं सूंघ के ही, सूंघते हैं तभी तो गंध आता है, ज्ञान आता है। तो उसके लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र जो है सहायता होता है? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक जो तंत्रिका होता है देखने वाला, समझ गए। ऑल्फैक्टरी होता है जो आपका होता है सूंघने वाला, समझ गए, ऑल्फैक्टरी नर्व। तो यही राइट आंसर होगा। बाकी फेशियल नर्व यह फेस के लिए होता है, समझ गए। आगे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति के अंदर नॉर्मल, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर कितना होता है? तो माय डियर 16 से 20 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 16 से 20 है, नहीं है, 15 से 20 है। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, 16 से 20 प्रति मिनट रिस्पायरेशन दर नॉर्मल होता है, समझ गए, याद रखिएगा। आगे है, कहता है वसा के यानी फैट के पाचन में, हमारे बॉडी में कोई फैट वाला भोजन करते हैं तो उस फैट को पाचन कौन करता है? तो एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग
लोग लाइपेज कहते हैं और यही लाइपेज फैट के पाचन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, पैथोजन क्या कहलाता है? तो पैथोजन आपको पता होना चाहिए। पैथोजन उसे कहते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा रोग पैदा करता है। जीवाणुओं के द्वारा रोग पैदा करना ही जो है पैथोजन कहलाता है। हिंदी में इसे रोगजनक कहते हैं, समझ गए, या रोग कारक कहते हैं, जो रोग का कारण बनता हो। तो वैसा जीवाणु जो रोग पैदा करता हो वही तो रोग का कारण बनेगा ना, तो इसी को पैथोजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कहता है विडाल टेस्ट किया जाता है किसके लिए? टाइफाइड के पता लगाने के लिए। यही तो हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए ना? डिसेंट्री ये सब होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा टाइफाइड के पता लगाने के लिए विडाल का टेस्ट किया जाता है। कहता है एनाल्जेसिक जो औषधि दवाई होता है किसके लिए उपयोग किया जाता है? पता होना चाहिए। दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए एनाल्जेसिक दवा देते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ें जो है आपको होता है। समझ गए? जीवाणुओं को मारने वाला एंटीबायोटिक होता है। ओके। नींद को बढ़ाने वाला जो होता है आप लोग को पता होना चाहिए, सीडेटिव दवाइयाँ होते हैं, या फिर जो है इसी को हम लोग अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ लेते हैं, नींद को बढ़ाता है। समझ गए? व्यक्ति में नींद आता है। तो ये हो गया आपका। आगे है पैरासीटामोल औषधि का काम क्या है? आपको पता होना चाहिए। पैरासीटामोल का मतलब होता है ज्वरनाशी। इसे एंटीपायरेटिक द्रव भी कहते हैं। तो एंटीपायरेटिक ज्वरनाशक यही होता है। दमारोधी होता है जो एंटी एस्थमेटिक दवा होता है, जिसको दमारोधी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। समझ गए? आगे हम लोग देखेंगे। कहता है साइनोसिस। साइनोसिस उत्पन्न होने का कारण क्या है? साइनोसिस। समझ गए? साइनोसिस कितना बार बता चुके हैं। इसका मतलब होता है कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना, जिससे बॉडी नीला पड़ने लगता है। तो ऑक्सीजन की कमी, समझ गए? ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। खून की कमी एनीमिया। समझ गए? तो ये चीज़ें को, ग्लूकोज की कमी हाइपोग्लाइसेमिया। ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, कहता है श्वसन को पुनः समान करने के लिए कौन सी पोजीशन लाभदायक है? अगर किसी पेशेंट को श्वसन से रिलेटेड समस्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, तो उसको अच्छे करने के लिए कौन सा स्थिति पोजीशन सही रहता है? तो बार बार आप पढ़े हैं श्वसन और हृदय से रिलेटेड फाउलर पोजीशन होता है। तो फाउलर पोजीशन बेस्ट होता है श्वसन को अच्छा करने के लिए। कहता है इंट्राओसियस ऑक्सीजन कहाँ लगाया जाता है? पता होना चाहिए। ऑसियस जो होता है हड्डी में लगाया जाने वाला इंजेक्शन होता है, जो बोन मैरो में लगाया जाता है, अस्थि मज्जा में। समझ गए? तो ये इंट्राओसियस इंजेक्शन बोन मैरो में याद रखिएगा। ओके। चलिए, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है एडिशन जो रोग होता है वह कौन से हार्मोन के असमान सिक्रेशन के कारण होता है? अब एक हार्मोन है जिसमें एबनॉर्मल तरीके से सिक्रेशन होता है, असमान हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा कम भी जाएगा, तो दोनों कंडीशन में जो है क्या होता है? रोग हो जाता है। तो हार्मोन को एक निश्चित संतुलन होना ही चाहिए, तभी यह ठीक रहता है। ना तो ज़्यादा सिक्रेशन भी गड़बड़ है और ज़्यादा कम होना भी गड़बड़ है। तो एडिशन रोग उत्पन्न होता है जब हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वह कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन में बहुत ज़्यादा असमान सिक्रेशन हो जाता है, जिसके कारण यह कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन अनियंत्रित हो जाता है, जिससे एडिशन रोग होता है। समझ गए? और यह जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड के फेलुअर को बताता है। समझ गए? और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो किडनी के दोनों ऊपर में जो है एड्रिनल ग्लैंड होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आज का यह लास्ट प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।